आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सिलेक्शन में कथित गड़बड़ियों पर चिंता जताई है। करीमनगर संसदीय क्षेत्र में आयोजित प्रधानमंत्री सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को उचित अवसर नहीं मिल रहे हैं। बंदी संजय कुमार ने आरोप लगाया कि HCA के सिलेक्शन प्रोसेस में रिश्वत और पैसे लेने का कल्चर सामने आया है। उनके अनुसार इस तरह के तरीकों से असली टैलेंट को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि टैलेंटेड खिलाड़ियों को उनके परफॉर्मेंस और काबिलियत के आधार पर मौके मिलने चाहिए, न कि पैसे या असर के आधार पर। मंत्री ने कहा कि इस तरह के गलत तरीकों को खत्म होना चाहिए। खेल विकास के लिए केंद्र के विजन पर रोशनी डालते हुए बंदी संजय कुमार ने कहा कि सरकार आने वाले दशक में खेलो इंडिया मिशन को मजबूत करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस मिशन का मकसद पूरे देश में बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसका मकसद युवा टैलेंट को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ाना भी है। आज सुबह नलगोंडा में एक कार की टक्कर से एक महिला सफाई कर्मचारी समेत कम से कम 2 लोग घायल हो गए। कार सफाई कर्मचारी और स्कूटर पर जा रहे दूसरे व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद पलट गई। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में कार पलटने से पहले सफाई कर्मचारी को टक्कर मारती हुई दिख रही है। इस मामले में टाउन पुलिस ने कहा कि सफाई कर्मचारी अन्नापूरन को मामूली फ्रैक्चर हुआ है और वह खतरे से बाहर है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि देश के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा में मैंने साफ देखा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। सदन के स्पीकर ने कभी भी बिना किसी भेदभाव के अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। आगे उन्होंने कहा कि MPs को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने स्पीकर से कहा था कि जब राहुल गांधी प्रेसिडेंशियल डिबेट पर बोल रहे हैं तो उन्हें मौका दिया जाए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर RV कर्ण ने आज लोअर टैंक बंड में इंदिरा पार्क का दौरा किया और अधिकारियों को परिसर से कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन का कचरा तुरंत हटाने और बच्चों को खेलने की जगह को काम करने लायक हालात में लाने का निर्देश दिया। यह दौरा तेलंगाना सरकार के चल रहे प्रजा पालना प्रगति प्रणाली प्रोग्राम का हिस्सा था। कर्णन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पार्क का अच्छे से रखरखाव किया जाए और इसे जल्द से जल्द विजिटर्स फ्रेंडली बनाया जाए। कमिश्नर के दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। 6 मार्च को लॉन्च हुआ प्रजा पालना प्रगति प्रणाली के 99 दिन का प्रोग्राम है, जिसके तहत राज्य सरकार हर हफ्ते एक सेक्टर को प्राथमिकता देगी। पहले हफ्ते में ग्रामीण विकास और दूसरे हफ्ते में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्रोग्राम 12 जून तक चलेगा। कांग्रेस की सत्ता में आने के बाद से तेलंगाना सरकार की तीसरी ऐसी पहल है। टीम इंडिया की ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप जीत पर तेलंगाना के मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि टीम ने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता है। मुझे उम्मीद है कि हम हैट्रिक बनाएंगे। मैं टीम को दिल से बधाई देता हूं। नहीं, कल का मैच तो बहुत अच्छा था। मुझे मौका नहीं मिला था देखने का, बट थोड़ा लास्ट में मौका मिला। लेकिन मैं बहुत टीम को मैंने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत कंसिस्टेंटली ये वर्ल्ड कप में खेले। दूसरा वर्ल्ड कप हम कंसेक्यूटिव 2 बार जीत रहे, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग हैट्रिक बनाएं इसकी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरे प्लेयर्स ने अच्छा किया। खासतौर पे संजू सैमसन के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट लेकिन टैलेंट बहुत था, बट लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहे थे। बट देर से थोड़ा मैच्योरिटी है उनका, नहीं, बट बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ऐसे ही खेलते रहेंगे तो हमें इंडियन टीम को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इंडियन टीम बहुत ही खराब खेलती तो हार सकती है, अदरवाइज अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलती है तो वर्ल्ड में ऐसी कोई टीम नहीं जो इंडिया को हरा सकती। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा खेले तिलक वर्मा काफी दिन से। हर जब भी उनको मौका मिलता है, जो भी पोजीशन पे वो खेलते हैं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा खेलते हैं। एक टीम प्लेयर है, क्योंकि उन्होंने नॉर्मली नंबर 3 नंबर 4 के बैट्समैन है, बट लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका बैटिंग नंबर थोड़ा ऊपर नीचे किया गया, बट लेकिन जहां पे भी उनको बैटिंग करने के लिए गया वो एकदम बहुत अच्छा खेले और टीम प्लेयर है। और हम लोग इंशाल्लाह जरूर, CM साहब भी ऑल्सो बहुत स्पोर्ट लवर है, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं। इंशाल्लाह जरूर मेरे ख्याल में इनको जरूर
फेलिसिटेट करेंगे और अच्छा हैंडसमली इनको कुछ ना कुछ करेंगे। और उसके साथ एक चीज भी बोलना चाहूंगा कि एरन जॉर्ज है, वो भी अंडर-19 में मेरे ख्याल अंडर-19 वर्ल्ड कप में जीत के आए, तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी जरूर इंशाल्लाह गवर्नमेंट 100% सीएम से बात करके उनके लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना अच्छा होता है, उनको एक एनकरेजमेंट देना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लोग अच्छा और अच्छा खेलें और मैं 100% सीएम साहब इसको डेफिनेटली हम इनको फेलिसिटेट करेंगे और एक हैंडसमली इनको कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट वाई.एस. शर्मिला आज मिलावटी दूध की घटना के पीड़ितों से राजमंड्री हॉस्पिटल में मिली। वही इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों से बात की और उनके इलाज के बारे में जाना और पीड़ितों के परिवारों को सांत्वना दी। वही इस घटना को लेकर 11 लोगों की मौत हो गई है और 9 दूसरे लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि अगर सरकार राज्य में साफ दूध के इंतजाम पर भी नजर नहीं रख सकती तो और कितना। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सुझाव दिया कि एआई पर दिए जाने वाले ध्यान का कम से कम 1/4 हिस्सा पब्लिक हेल्थ पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाए जिसके पास पहले से है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजमंड्री में मिलावटी दूध की घटना में हुई 11 मौत सरकार द्वारा की गई हत्याएं थी। उन्होंने मृतक परिवारों के लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और इलाज करा रहे पीड़ितों के लिए बेहतर इलाज की मांग की। राज्य में दूध, घी, शराब और वाद्य मिलावटी हैं। उन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करते हुए कहा कि वह मिलावटी है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वरलक्ष्मी डेयरी 11 साल से बिना लाइसेंस से चल रही है तो क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने सवाल किया कि इंस्पेक्शन कहाँ है। उन्होंने कहा कि यह घटना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह पूरी तरह से लापरवाही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी भी तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक शैतान सेना खतरे में न आ जाए। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बात लंबे समय से चली आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री बदलने की मांग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार एक बार फिर नई दिल्ली के दौरे पर हैं, तो उनकी इस यात्रा को लेकर सियासी अटकलें भी लगनी शुरू हो गई है। उनकी इस यात्रा को कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के बाद राज्य में नेतृत्व में संभावित बदलाव से जोड़ा जा रहा है। वही सत्र के बाद पार्टी के कई विधायक दिल्ली में आलाकमान से मिलने की तैयारी में हैं। आधिकारिक और पार्टी के जुड़े सूत्रों ने बताया कि शिव कुमार कल यानी रविवार देर शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कलबुर्गी से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले दिन में दोनों नेता जिले के चित्रपुर में 1069 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के दौरान एक ही मंच पर मौजूद थे। मीडिया के साथ शेयर किए गए कांग्रेस नेता शिव कुमार के कार्यक्रम के मुताबिक वह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली में है। वह आज बेंगलुरु लौट भी आएंगे। राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्धरामैया और शिव कुमार के समर्थकों की ओर से बार बार यह मामला उठाया जाता रहा है। सिद्धरामैया खुद कह चुके हैं कि वह ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। शिव कुमार के बीच चल रही खींचातानी के बीच सीएम सिद्धरामैया ने पिछले शनिवार को कहा था कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें मौका देता है तो वह मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं, साथ में 2 और बजट भी पेश कर सकते हैं। कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसर हुसैन ने कहा कि हम वेस्ट एशिया संकट और उससे पैदा हुए एनर्जी संकट पर थोड़ी देर की चर्चा चाहते थे। ऐसा लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट हमारे बॉस बन गए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि तेल किससे खरीदना है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है। 6 के तहत हम चाहते थे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो। ये बड़ा क्राइसिस है, वेस्ट एशियन क्राइसिस, और इस क्राइसिस में हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। वहाँ पे ये लोग काम करने गए थे, इनकी क्या सुरक्षा है, कैसा इनको एवोकेट करेंगे, कौन मदद करेगा, कैसा इनको सुरक्षित वापस लाएंगे, एक बड़ा मसला हमारे सामने है। इसको डिस्कशन करना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, हमारे पास रिजर्व्स कितना है। हम लोगों ने यूपी के जमाने में पास किया था कि अराउंड 30 डेज का रिजर्व रहेगा करके। उसके बाद क्या होगा, गैस के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, उसके ऊपर उसको कैसा वो मसले को हल करेंगे। इससे दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ेंगे, उसका क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, उसका क्या। ऑलरेडी रुपया गिर रहा है, जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रप्शन हमारी इकोनॉमी में है। अब ये जो उल्टा ये दोहरा मार जो है, इससे कैसा हम लोग इससे इमर्ज होकर बाहर निकलेंगे। और ये हालात यहाँ पे ऐसी है कि एक हेड ऑफ द स्टेट को दूसरे कंट्रीज द्वारा मारा जा रहा है, लेकिन हम कंडोलेंस मैसेज नहीं दे सकते, ना हम लोग जो है अपना गुस्सा प्रकट कर सकते, ना तो हमारा गुस्सा जो है जाहिर कर सकते। और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें कह रहे हैं कि किस कंट्री से हम ट्रेड कर सकते हैं, किस कंट्री से नहीं कर सकते हैं, किस कंट्री के साथ के पास हम तेल खरीद सकते हैं, किस कंट्री से नहीं खरीद सकते हैं। अब वो ये करेंगे भाई 1 महीने के लिए आपको छूट दे दिए, आप जाके खरीद लो। ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बॉस बने बैठे हैं।
आखिरकार ये स्थिति क्यों ऐसी पैदा हुई? क्योंकि हमारी फॉल्टी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हमारे नॉन अलायंस से हम लोग हटके जो हगलोमेसी चला रहे थे। डिप्लोमेसी तो हमने सुना था, लेकिन हम लोग 2014 से हगलोमेसी शुरू कर दी, झप्पियां लेना दूसरे प्रेसिडेंट हो गए। अब जिसको बड़े बड़े दोस्त करके बोल के डिक्लेयर करते थे, जिनकी सरकारें बनाने चले जाते थे, अब वही डिक्टेट करना शुरू कर दिए। तो हम चाहते हैं कि तमाम फॉरेन पॉलिसी डिविएशन, एनर्जी क्राइसिस में हमारा प्रोटेक्शन क्या रहेगा, हमारे 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन क्या रहेगा, उसके साथ हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैसा रहेगी, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हम चर्चा की मांग करें। सरकारी कर्ज से होने वाले फाइनेंशियल दबाव पर कर्नाटका के मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार समेत हर सरकार काम करने के लिए लोन लेती है। यही सिस्टम है, हर साल हम उन्हें चुकाते हैं और फिर नए लोन लेते हैं। देखिए, आप भी स्टडी करना पड़ेगा। कर्ज तो सरकार लेते हैं, कितना राज्य में सरकार है, सब कर्ज के ऊपर ही चलते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल। मोदी जी सरकार में भी कर्जे पे भी है, हमारा सरकार है, वो तो सिस्टम है, हम उसको पे करते हैं हर साल और नया लेते हैं, इसमें कोई नया नहीं है। अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर हमले को 1 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमले लगातार अभी भी किए जा रहे हैं। जंग की वजह से मध्य पूर्व क्षेत्र में खासी तबाही हुई है। इसी बीच जंग को लेकर भारत में भी खासा माहौल बना हुआ है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल हमले की निंदा नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है और यह आरोप भी लगाया है कि इस वजह से देश और उसके लोगों की बदनामी हुई है। एलडीएफ की ओर से तिरुवनंतपुरम में आयोजित एक युद्ध विरोधी बैठक को संबोधित करते हुए सीएम विजयन ने कहा कि भारत जिसकी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने की लंबी विरासत रही है, लेकिन अब वह साम्राज्यवादी ताकतों के साथ खड़ा होता दिख रहा है। उन्होंने सवाल भी किया, ईरान एक ऐसा देश था जो कठिन दौर में भी भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। अब जब उस देश पर एक तरफा हमला हुआ तो हम उसकी निंदा क्यों नहीं कर सकते। सीएम विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध से ठीक पहले हुए इजरायली दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि ईरान पर हमले से कुछ दिन पहले ही वो वहां गए थे। उन्होंने कहा कि दुनिया ने मोदी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाते हुए देखा और वह जानना चाहते हैं कि इससे दुनिया को किस तरह का संदेश गया। ईरान पर हमले की आलोचना नहीं करने को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए विजयन ने ये भी कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ईरान पर हमले की अब तक निंदा नहीं की। इससे देश और उसके लोगों की बदनामी हुई है। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने कहा कि एक स्पीकर को न्यूट्रल तरीके से काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। स्पीकर विपक्ष के सदस्यों को बोलने नहीं देते, एलओपी राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड किया गया और महिला विपक्षी एमपीज पर आरोप लगाए गए। आगे उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के सभी 240 एमपीज को बैन करने का प्लान बना रहे हैं। हम इसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए हैं। आज सरकार ने वेस्ट एशिया की स्थिति पर EAM का एक बयान लिस्ट किया है। हम इस पर चर्चा चाहते हैं, सिर्फ एक बयान नहीं। ये एक न्यूट्रलिटी का बात है। स्पीकर साहब का पोजीशन न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए काम, और वो नहीं हो रहा है। और विपक्ष का नेता का बोलने नहीं देते। विपक्ष का नेता बार बार उनका बिठा देते हैं बोलने के टाइम पे। राहुल गांधी जी का, इनका गुस्सा राहुल गांधी जी का, सरकार का गुस्सा राहुल गांधी जी का ऊपर हो सकती है, मोदी जी का, बट विपक्ष का नेता है वो, और उनका बोलने के लिए अधिकार देना चाहिए। उनका कितना अपमान किया पिछले बार आप लोगों ने देखा है, और उसका बाद हम लोगों का पूरी विपक्ष का बोलने नहीं दिया, इसलिए हम लोगों का प्रोटेस्ट करना पड़ा। हम लोगों को सस्पेंड कर दिया, और सस्पेंड करने के बाद महिला सांसद का ऊपर अनाप शनाप बुलवाया सदन का अंदर। इसलिए स्थिति पैदा हुआ है कि मीन्स विपक्ष का कंप्लीटली, विपक्ष का 240 एमपीज का बाहर करने के लिए इनका प्लान है। इसी के खिलाफ हम लोगों का नो कॉन्फिडेंस मोशन है। बट इस मुद्दे के साथ साथ आज सरकार ने नया चीज छेड़ दिया। सरकार ने वेस्ट एशिया सिचुएशन के ऊपर स्टेटमेंट जारी करने के लिए बात किया, और आज अचानक के लोगों ने इसमें बिजनेस में डाला है। और हम लोग चाहते हैं डिस्कशन। हम सिर्फ पार्लियामेंट का नोटिस बोर्ड नहीं बनाना चाह रहे, हम पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते हैं। वेस्ट साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।